गुड इवनिंग। और आज डेट है 26/11/2022। जो आज मणिकांत सर का लेक्चर 4 हुआ हिस्ट्री का। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं। क्लास वही 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लास हुआ, 1.5 घंटा। तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में। कुछ कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करने के समझने का। मणिकांत सर स्टार्टिंग हम ऐसा मणिकांत सर स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे कि अभी अभी थोड़ा समय लगेगा मुझे समझने के लिए, पहले मुझे समझ लो अच्छा से। हम किस टाइप से बता रहे हैं, उस टाइप से आप नोट कीजिएगा। तो हम तो ये सभी बच्चों लोग को मन में डाउट था कि नोट्स कैसे बनाया जाए यूपीएससी का। तो सबसे पहली बात है कि नोट्स के लिए सर को पहले 2-3 क्लास बढ़िया से पहले परखा जाए, बढ़िया से कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार हम नोट्स बनाएंगे। तो तो हम तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं जो सर क्लास करवाए थे कल, आज शाम में। तो क्लास करने के बाद हम कुछ कुछ नोट्स, कुछ कुछ जो पढ़ा रहे थे सर हम लिखे हैं। और कुछ यहाँ पर कुछ नोट्स में भी, पीडीएफ में भी वहाँ पे हम देख के और नोट अपना कॉपी में देख कर हम कोशिश करेंगे बताने के लिए क्या क्या समझे हम आज। तो आज क्लास में क्या क्या हुआ है वही हम देखेंगे क्लास में। तो सबसे पहले सर क्वेश्चन करवाए थे। निम्नलिखित में कौन से राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे। जो राज्य था वो मुगल के उत्तराधिकारी का नहीं था, राज्य नहीं थे, बल्कि विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था अवध, श्रवणकोर, जाट, रोहिला, अफगान। तो हम सर पढ़ाए थे तो क्वेश्चन मुझे याद था, जिसमें अवध और श्रवणकोर जो था यह क्या था, ये था मतलब विद्रोह राज था, जिसमें 4 राज थे। कौन कौन था? जाट राज था, ये जाट राज, सिख राज, और अफगान राज, और एक और कौन सा था थोड़ा याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में विचार कीजिए। राज्य और राज शासक था, जिसमें अवध, बंगाल और श्रावणकोर है। जिसमें बंगाल में जो था, बंगाल में जो सूबा जिसको सूबादार बोलते हैं, जो था मुर्शिद कुली खान था बंगाल का। और श्रावणकोर का था मार्टन वर्मा, ये था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की विफलता का क्या कारण था? जब पानीपत में तीसरा युद्ध हो रहा था तो मराठा लोग क्यों हार गया, उसका क्या मतलब, उसका मराठों क्या कारण था जो मराठा वहाँ हार गया। तो मराठा हारने का कारण था कि भारतीय राज्यों का समर्थन नहीं था। वहाँ जो मराठा हारने का मेन पर्पस था कि जो राज्य था, जो भारतीय राज था, उसको सपोर्ट नहीं किया, किसको, मराठा लोग को। और मराठा सरदारों का जो मराठा को जो अपने आप में जो सरदार होता है, वो अपने आप में क्या था कि मतभेद था, मतलब अपने आप में, मतलब एक होता है ना बैलेंस, अपने आप में संतुलन नहीं था। वो मतलब एक दूसरे से मतलब मनमुटाव था कह सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा शासक अवध से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा शासक अवध से जुड़े हुए थे? कोई शासक था जो अवध से जुड़े हुआ था। जो अवध से सर बताए थे सफदरगंज, और ये जुआ उधौला, सफरगंज और जुआ उधौला, ये दोनों था। और पांचवा क्वेश्चन था क्या कि इसमें ये है रीजनिंग टाइप का है, कथन ए और कथन आर, जिसमें 18वीं सदी का पूर्वांध में मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं। बात सही है। जब जब पूर्वांध 18वीं सदी से जब मुगल साम्राज्य था, तो वहाँ पर जब इंडिया मुगल साम्राज्य था तो वहाँ पर क्षेत्रीय लोग, मतलब छोटे छोटे राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है। और आर कथन है कि औरंगजेब के पश्चात मुगलों के केंद्र शासन सत्ता कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि जब मुगल का पराजय हुआ तो क्या हुआ कि मुगल में ही अपने आप में अंदर अंदर मतभेद होने लगा, जिसके कारण वह कमजोर हो गया और उसका पराजय हो गया। और वहाँ के क्षेत्रीय लोग, जो क्षेत्रीय लोग था, वो अपना कब्जा कर लिया। जिसमें कथन है ए,
जिसमें कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर आर जो है ए का क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है, उसे बता रहा है कि हाँ ये आर आर सत्य है, क्योंकि ए बता आर सत्य है, ए सही है, ए सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद सर हम दो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखवाए थे, जिसमें लिखाए थे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ। इस इतिहास का भूभद्री लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों लड़ी गई? मतलब जो भूभद्री लड़ाइयाँ, मतलब कहने का मतलब कि बहुत बड़ा जो लड़ाइयाँ था, तो पानीपत में क्यों लड़ी गई? जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था जो, और ये क्वेश्चन था, और सर आंसर लिख पाए थे, जो अच्छा बड़ा है आंसर, जो काफ़ी बड़ा है। इसमें हम शॉर्ट कोट में बता सकते हैं आपको। जब जब भी उत्तर पश्चिम की सुरक्षा घेरा कमज़ोर हुआ, जब भी उत्तर पश्चिम की सुरक्षा घेरा कमज़ोर हुआ, तो शत्रु सेना का लिए दिल्ली की ओर बढ़ना आसान हो गया। और चूंकि पानीपत दिल्ली के प्रवेश द्वार था, जो क्या था, पानीपत जो था, पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार था। पानीपत जो था दिल्ली का प्रवेश द्वार था। ठीक है, और इसलिए नियत युद्ध पानीपत में घटित हुआ। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा प्रति उत्तर पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा था। कौन कौन? तीन तीन था, गजनी था, कांधार था, और काबुल था। काबुल था, गजनी था, और कांधार था, ये तीनों था। ये सुरक्षा पंक्ति थी। जब इस पर नियंत्रण छूट जाता, सिंधु नदी सुरक्षा पत्ती रूप में कार्य करती, परंतु अगर वहाँ पकड़ ढीली पड़ जाती तो लाहौर, मुल्तान, ये सब सुरक्षा पत्ती अवरोध के कार्य करती थी। किंतु शत्रु सेना यहाँ भी भेदन किंतु शत्रु सेना के यहाँ भी भेदन मैदानी भाग में मिलता, जिसे पार करना आसान हो जाता। दिल्ली में प्रवेश के पूर्व पानीपत में अवरोधक में भूमिका निभा सकता था। ये सब है लिखवाए से। और सेकंड क्वेश्चन था कि अपनी तमाम विलक्षणता के बावजूद मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विलय क्यों नहीं दे सका? इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये जो है लास्ट लाइन, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। जिसमें सर पॉइंट के अनुसार बताए हैं। यूरोप में होने वाले परिवर्तन, और भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग का खोज, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और व्यापारिक उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति का उदय, और कर्नाटक युद्ध जो कर्नाटक युद्ध 1744 से लेकर 1763 के बीच ये लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हुआ था, जिसमें हम आगे बात करेंगे। जैसे बंगाल का युद्ध जो 1757 से लेकर और 1764 के बीच ये लड़ा गया। और फिर बंगाल में राजनीतिक शक्ति का रूप में ब्रिटिश की स्थापना तथा कंपनी की बंगाल में दिवाली। मतलब ये कहा गया कि जब बंगाल में राजनीतिक शक्तियाँ उभर रही थी, तो उसी टाइम ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। जो काफ़ी फिर सर बता रहे थे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसका राजधानी है कोतुतुसिया, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का था कोतुतुसिया राजधानी। फिर ये सब बता रहे थे काला सागर, पूर्व मार्ग, फारस की खाड़ी, रोमन का पोप, और स्पेन जो यहाँ पर जो कोलंबस इटली का, जो सर बता रहे थे कि इटली का जो नावी था कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। कोलंबस वहाँ का नावी था ये, जो वहाँ का फिर स्पेन, कोलंबस स्पेन, इसाबेला और फेडिया टू, फिर इटली, पोर्तुगाल फिर 1942 में अमेरिका खोजा, और उसे हम रेड इंडियंस भी कहा गया। और यहाँ पे जब कोलंबस कालीघाट पहुंचा, जहाँ पर कालीघाट कहाँ, केरल में जो है पहुंचा था। और राज और धर्म, जो सर बता रहे थे कि इस्लाम में राज और धर्म का क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। ये पैगंबर मोहम्मद के 4 सेनापति थे,
पैगंबर मोहम्मद का क्या चार सेनापति थे, जिसे हम खलीफा भी कह सकते हैं। और सर बता रहे थे कि सिकंदर जो सिकंदर नाभि था, उसका भी चार मार्ग था, चार मार्ग से। फिर चीन बता रहे थे सर कि यहाँ पे चीन में भी शासन था। जो चीन का शासन था क्या, चानू चानू साम्राज्य था वहाँ पर। जो चीन में खोज किया गया बारूद का, कागज़ का, ये सब खोज किया गया कहाँ, चीन में। और नाविक था यहाँ चाइना का नाविक क्या था, चाइना का नाविक था ये जोंग हेंग, जो 7 बार समुद्री यात्रा किया था, नाविक था क्या, जोंग हेंग। जो जो चाइना का जो नाविक था, उसका नाम था जेंग हेंग। जो वह मतलब 28,000 यात्रियों को अपना साथ, तो वो मतलब ये 7 बार वो यात्रा किया था, समुद्री यात्रा। फिर ये रूढ़िवादी साम्राज्य जो समाज होता है, रूढ़िवादी समाज होता है, सर बता रहे थे कि रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, जो उसे हम परिवर्तन नहीं चाहता है, उस समाज में परिवर्तन नहीं चाहता है। और सर बता रहे थे कि उत्तरी अमेरिका में सोना का खोज हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में। और दक्षिण अमेरिका में चांदी का खोज हुआ था। और जब जब 1453 में भारत यूरोप सत्ता बंद हो गया, भारत और रास्ता बंद हो गया, जब 1453 में भारत और यूरोप के रास्ता बंद हो गया, जब बिजनेस में जो व्यापार होता था भारत और यूरोप में, उसका क्या हुआ, रास्ता बंद हो गया। और कि यूरोपीय देशों ने इसका समाधान कैसे खोजा, वैकल्पिक मार्ग की खोज। अमेरिका के खोज का ये सब सर क्वेश्चन करवा रहे थे कि वैकल्पिक मार्ग का खोज, अमेरिका के खोज के यूरोपीय देशों पर क्या महत्व था, अमेरिका अफ्रीका तथा एशियाई देशों के साथ उनके व्यवहार में क्या अंतर था। और सर बता रहे थे कि ये कम से कम जो अमेरिका था वो अफ्रीका में 90% पॉपुलेशन क्या क्या हुआ, फिनिश कर दिया। 1 करोड़ 45 लाख जो अफ्रीकन में प्रभाव हुआ। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में क्रम क्या है, वहाँ मतलब कौन कौन क्रम में, मतलब ये पहले कौन कौन सा शासन करने पहले इंडिया आया, उसका क्रम मतलब कंपनियों का क्रम, जैसे हो गया पहला पहला आया था, वो आगे हम बात करते हैं। अच्छा अपना संबंध अच्छा बनाने की कोशिश करता था। और फिर उसी तरह ब्रिटिश कंपनी भी व्यापारिक कंपनी और राजनीतिक शक्ति के रूप में ढालना। फिर मतलब जब ब्रिटिश कंपनी आया था तो वहाँ पर यहाँ पर इंडिया भागे क्या किया कि इंडिया में आकर वो अपना राजनीतिक शक्ति यहाँ बनाया, अपना कब्जा दबदबा बढ़ाया। फिर उसके अनुसार भी यहाँ व्यापार करना शुरू किया यहाँ से, यूरोप से, इंडिया और यूरोप के बीच। और उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जब जब भारत में, इंडिया में जब कौन सा कंपनी आगमन हुआ, उसका उसका पहले बात करते हैं। पहले है कि यूरोप कंपनी था। पहले क्या था, पुर्तगाल कंपनी, सॉरी, पहला पुर्तगाल कंपनी था। तो पुर्तगालियों ने भारत में वैकल्पिक मार्ग की खोज के पश्चात, जो वैकल्पिक मार्ग होता है कि एक रास्ता ढूंढना, इंडिया तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढना, वैकल्पिक मार्ग जिसे हम बोलते हैं, खोज के पश्चात भारत में अपने विचार का विस्तार सर्वप्रथम उन्हें कोच्चि, केरल में, जब पुर्तगाल से जब इंडिया आया था तो सबसे पहले वह कोच्चि गया, जहाँ केरल में, ये कोच्चि का है, केरल में स्थापित है। जो एक वहाँ जब वहाँ पहुँचकर एक किला बनवाया, कोच्चि में एक किला बनवाया था 1505 में। पंद्रह सौ पाँच में
एक गवर्नर का पद वहाँ जो पुर्तगालियों था, एक कोची में 1505 ईस्वी में एक गवर्नर का पोस्ट मतलब स्थापना किया जिसका पहला गवर्नर था अल्मीडा डी अल्मीडा। पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। फिर बना उसके आगे, फिर उसके मरने के बाद उसका चलकर फिर उसका उत्तराधिकारी बना अल अल्बुकर्क 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 उसका एक उत्तराधिकारी बना। ठीक है। फिर 1509 में 1505 में जब यहाँ आया था यहाँ केरल, फिर 1500 फिर चार वर्ष के बाद 1509 में पुर्तगालियों ने ओरमुज पर कब्जा कर लिया। ओरमुज मतलब एक जगह है इंडिया में, ओरमुज पर कब्जा कर लिया। फिर 1510 में, एक साल बाद 1510 में उन्होंने गोवा की जीत लिया। फिर उन्होंने भटकल नामक स्थान पर किले बनवाया। भटकल भी एक जगह है। उसके आने के बाद, यहाँ पुर्तगाल के आने के बाद गोवा पे कब्जा किया। अब फिर उसके बाद ये भगदल नामक एक जगह है, वहाँ पे अपना कब्जा किया। फिर वहाँ पे एक क्या अपना किला बनवाया। पुर्तगीजो जैसे पुर्तगाल को हम पुर्तगीजो कहते हैं। पुर्तगाल को क्या कहते हैं? पुर्तगीजो कहते हैं। अमूवन में लेकर मलक्का तक एक बड़े सामुद्रिक साम्राज्य का स्थापना था। उसके दातो द इंडिया कहा। सबसे बढ़कर पुर्तगीजों ने एशिया में खुले समुद्र नीति का उल्लंघन किया। जब समुद्र में आना, जब व्यापार होता है तो क्या एक मार्ग बना होता है, तो ये पुर्तगालियों ने इसका क्या किया? उल्लंघन किया, या अपना मनमर्जी के अनुसार अपना ये मतलब समुद्री यात्रा करता था। तो ये मतलब कहा गया कि उल्लंघन किया एक तरह से। और एक नई व्यवस्था कायम कर दी, और जिसे कार्तेज पद्धति के नाम से जाना जाता है। फिर पुर्तगीजों की मुख्य रुचि मसाला व्यापार में ही रही। पुर्तगाली में यहाँ पुर्तगीजों पुर्तगालियों जैसे पुर्तगीजों कहते हैं। और जब इसका इंडिया में आया था तो उनका मेन मकसद था मसालों का व्यापार करना, क्योंकि यूरोपियों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर जो अपना मीट था वह मसाला के अनुसार, मतलब उसमें मीट के साथ जो मसाला रखा जाता है एक दूसरे से मिक्स करके, वो काफ़ी दिनों तक उधर मतलब सही रहता था सेफ्टी में। फिर पुर्तगालियों के बाद फिर डच एवं ब्रिटिश कंपनी आया। डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी फिर का मतलब उसके बाद इंडिया में आया डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी। फिर जब 17वीं सदी के आरंभ में डच एवं ब्रिटिश का आगमन हुआ तो पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। जब डच और ब्रिटिश कंपनी इंडिया आया तो क्या हुआ कि पुर्तगालियों का पुर्तगीजों का उसमें मतलब एक कंपटीशन बढ़ गया, जिसके कारण पुर्तगीजों का क्या हुआ, उसका मतलब पुर्तगीजों का ये हो गया, मतलब उसका व्यापार बंद हो गया पुर्तगीजों का। फिर आरंभ में डच की ही तरह ब्रिटिश कंपनी का मसाला व्यापार में उद्देश्य से आई थी। बाद में ब्रिटिश और डच कंपनी के बीच लंबा संघर्ष चला। जब डच भी आया था क्या कि मसाला के बारे में, क्योंकि इंडिया में मसाला का उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण यूरोपीय कंपनी आकर इंडिया में मसाला का व्यापार करना स्टार्ट किया। जिसके कारण जब पुर्तगालियों के बाद जब डच और ब्रिटिश कंपनी जो था, पुर्तगालियों के बाद जब डच और ब्रिटिश कंपनी में भी डच और ब्रिटिश कंपनियों में टकराव चला, जिसके कारण डच भी ब्रिटिश से हार गया। फिर डच भी छोड़ के चला गया। अब बच गया ब्रिटिश, केवल ब्रिटिश शासन करने लगा इंडिया में और अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया पूरा। फिर 1622 तक ओरमुज का क्षेत्र पुर्तगालियों का छीन लिया। मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश कंपनी जो था यहाँ पर ओरमुज क्षेत्र जो कब्जा किया था, ये कब्जा किया था पुर्तगालियों ने जो फिर इसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से ओजमुर भी उसे अपना कब्जा कर लिया। कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी।
फिर व्यापार का उसका कब्जा कर, जबकि बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक व्यापार ढांचों तक नियंत्रण रहा। और जब ओरमुज पर कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद डच कंपनी जो था, वो मतलब उसका मलक्का तक, मतलब बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक उसका व्यापार बना बना रहा। फिर ये कंपनियां जो था, ये कंपनी फिर ये कंपनियां नई पीढ़ी की कंपनी की थी। इनकी पहचान जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, मतलब जब डच कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये सब क्या क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी का यहाँ पे आके स्थापना किया, और ये काम मतलब व्यापार करते रहा। और आधुनिक प्रकार का कंपनी जिसका प्रारंभ प्रोफेशनल होता था, जहाँ पुर्तगाली कंपनी का मुख्य रुचि मसाला व्यापार में ही रही थी। अ, जब जहाँ पुर्तगाली कंपनी का मुख्य रुचि मसाला व्यापार में ही रही थी, वही डच एवं ब्रिटिश कंपनी भारत में सूती वस्त्र, जो डच कंपनी थी, वो मतलब केवल निर्भर थी, मसालों का व्यापार करती थी। लेकिन जब जब से ब्रिटिश ईस्ट कंपनी आई थी इंडिया में ना, तो उसका आने के बाद क्या हुआ, व्यापारिक मार्ग और व्यापारिक क्षमता और व्यापारिक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा तक बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो केवल मसालों पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। क्योंकि वो चाहती थी कि मतलब इंडिया में ही, मतलब आओ आप बिजनेस किया जाए, आप आओ डिफरेंट टाइप का यहाँ पर व्यापार किया जाए, जिसके कारण वह अपना रुचि अपना अपना रुचि बढ़ाने लगा। जिसका मैं उसका व्यापार में था कि मतलब ये अफीम था, और सेरा नामक कुछ सेरा था, और अफीम, सेरा और नील पर वो निर्यात करता था, बिजनेस करके वो निर्यात करता था, किस दूसरा यूरोपीय देशों में वो भेजता था। जिसके कारण वह इसे हम व्यापारिक क्रांति भी कहते हैं। ब्रिटिश आने के बाद वो क्या हुआ कि समुद्री मार्ग काफ़ी और ज़्यादा, मतलब ये हो मतलब बिजी हो गया। व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बाद फ्रांसीसी कंपनी इंडिया में आगमन हुआ। तो हाँ, इंडिया में आगमन हुआ है, और क्या हुआ था, फ्रांसीसी कंपनी जब 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 फ्रांसीसी कंपनी 1644 ईस्वी में जब इंडिया आई थी, तो हुई, तो उसके सबसे बाद भारत में आई थी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई थी। एक बात ध्यान देना यहाँ पर है कि सबसे बाद, मतलब जितना भी कंपनियाँ आई थी इंडिया में, उसके सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आया था, उसके बाद कोई कंपनी नहीं आया यहाँ बिजनेस करने के लिए। और उसके बाद 1668 में पहली फैक्ट्री, जो फ्रांसीसी कंपनियाँ थी, जो पहली फैक्ट्री वो सूरत में लगाई थी, कब 1668 में लगाई थी, स्थापित की। उसकी मसूलीपट्टनम तथा आगे बढ़ती से आगे अन्य क्षेत्रों में स्थापित हुई। पहला कहाँ लगाया था, पहला फैक्ट्री लगाया था सूरत में, फिर वो अपना लगाया था मसूलीपट्टनम, और आगे मसूलीपट्टनम में, फिर आगे जाके पुडुचेरी में भी अपना फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ठीक है। और सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि फ्रांसीसी कंपनी सबसे विलम्ब में आई, और लेकिन ब्रिटिश कंपनी सबसे अधिक चुनौती फ्रांसीसी कंपनी में मिल रहा था। लेकिन यहाँ यहाँ पे कहा गया है कि जब यहाँ पे कहा गया है कि जब फ्रांसीसी कंपनियाँ सबसे लास्ट में आई थी, मतलब ये मतलब डच और ब्रिटिश कंपनी जो थी, वो पहले से व्यापार कर रही थी इंडिया में, लेकिन जो सबसे लास्ट में आई थी फ्रांसीसी कंपनियाँ, तो क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर कि जब मतलब कंपटीशन बढ़ गया, मतलब चुनौती दे रहा था किसको, ब्रिटिश कंपनी को ये चुनौती दे रहा था, कौन, फ्रांसीसी कंपनियां चुनौती दे रहा था। यहाँ इसका व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना चाल चला। तो क्या चाल चला देखते हैं। चाल चला है कि इसका चुनौतियाँ फ्रांस से कंपनी से मिल रही थी। फिर फ्रांस यूरोप में एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित था। फ्रांस देश था, वह यूरोप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब एक कंट्री था, स्थापित था, तथा वैश्विक साम्राज्य के निर्माण में मोर्चे पर ब्रिटिश कंपनी को सतत चुनौती दे रहा था।
वह वैश्विक साम्राज्य के निर्माण के मोर्चे पर ब्रिटिश कंपनी को सशक्त मतलब बहुत ज़्यादा चुनौती दे रहा था। ठीक है। फिर भारत में जिस प्रकार ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, जैसे भारत में, इंडिया में ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश समर्थक प्राप्त, ब्रिटिश सरकार से समर्थक प्राप्त था। उसी प्रकार फ्रांस में ही फ्रांस सरकार से इस पर भी मतलब ये क्या समर्थन प्राप्त था, इस पर, फ्रांस पर, दोनों पर मतलब अपना अपना देशों का समर्थन प्राप्त था। उसी प्रकार फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश का फ्रांसीसी कंपनी होने वाले संघर्ष एवं वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था। फिर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव, फिर उसका नींव क्या था इंडिया में, फिर ब्रिटिश कंपनी ने वाणिज्य गतिविधियों से राजनीतिक शक्ति अर्जित करने की ओर से कदम क्यों बढ़ाया। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी उसका जब यहाँ पर शासन चल रहा था, तो क्या हुआ कि अपना अपना जो अपना रवैया, ब्रिटिश जो था अपना रवैया राजनीति की ओर ले गया। ब्रिटिश केवल सोचा कि मतलब सारा बढ़ रहा है, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, तो अपना एक ऐसा मतलब सेटअप यहाँ तैयार किया जाए जो जिसके कारण मुझे कोई रोक टोके न सके। इसे हम राजनीतिक मोर्चा कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम राजनीतिक मोर्चा कह सकते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के उद्देश्य में कंपनी भारत में अतिरिक्त संसाधनों को अधिकतर तलाश कर रही थी। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पे उसको रहने के लिए सब चीज़ सुविधा चाहिए, जिसके कारण वह ऑफ इंडिया में फैलने लगा और अपना संसाधनों को जुटाने लगा कि मुझे क्या प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, वो वही फैलने लगा। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार में अन्य यूरोपीय पद्धतियों को समाप्त करना चाहती थी। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो ये था क्या, पुर्तगालियों और डच, और उसके बाद डच के बाद फ्रांसीसी, ये सब तो था। क्या था कि इस थोड़ा कम कंपनियाँ थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में थी। अभी ब्रिटिश चाहता था कि सबको मतलब हटाया जाए, मतलब सफा किया जाए यहाँ से, केवल मेरा राज्य रहेगा इंडिया में, जिसके कारण उसका सोच था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। फिर उसके बाद सर बता रहे थे कि कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध। फिर कर्नाटक में पहला युद्ध क्यों हुआ। कर्नाटक युद्ध महज ब्रिटिश कंपनी एवं फ्रांस कंपनी के बीच के संघर्ष नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच के संघर्ष थे। मतलब यहाँ कर्नाटक युद्ध यह एक ऐसा संघर्ष था, मतलब लड़ाइयाँ युद्ध थी जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लड़ाई लड़ा गया, जिसके कारण ये मतलब ऐसा लड़ाई लड़ने गया कि यहाँ मतलब यहाँ एक ऐसा चुनौती था कि जो जीतेगा वह इंडिया में राज करेगा, जो हारेगा इंडिया से छोड़ के चला जाएगा। तो ये लड़ा गया। इसलिए इस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी कंपनी ने साथ फ्रांस के वैश्विक साम्राज्य के भविष्य को भी निर्णय कर लिया। मतलब यह युद्ध ऐसा लड़ा गया कि जैसा कि एक होता है कि साम्राज्य को उजाड़ के फेंक देना, मतलब इसलिए ये युद्ध लड़ा गया। मतलब फ्रांसीसी भी लड़ाई किया और ब्रिटिश भी लड़ाई किया। तो पहला युद्ध जब युद्ध हुआ, उसके बाद एक चुनौती बढ़ गया कि आखिर यहाँ इंडिया में राज करना है, तो चुनौती बढ़ गया कि एक साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देना है, जो चाहेगा वो होगा। तो वही हुआ। फिर कर्नाटक युद्ध के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। ये इस का प्रकार, ये युद्ध यूरोपीय पर्सन से जुड़े हुए थे। ये युद्ध क्या था, यूरोपीय पर्सन से जुड़े हुए थे और ये युद्ध फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच जड़े हुए थे। जब राजनीतिक कारण से भी ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, फ्रांस और ब्रिटिश के युद्ध। कर्नाटक युद्ध का एक उद्देश्य फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी की द्वारा दक्षिण व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। कर्नाटक का पहला युद्ध 1744 से लेकर 1788 तक, 1744 से लेकर 1748 ईस्वी तक ये लड़ा गया था। यह यूरोप में
यह यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर आरंभ हुआ था। यह जो लड़ाई स्टार्ट हुआ था यह यूरोप के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर ही आरंभ हुआ था। यह युद्ध भारत में दोनों कंपनियों के बीच अनिर्णीत रहा था। यह विशेषकर सेंट टॉमे युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारतीय की तुलना में यूरोपीय युद्ध की तकनीकी के श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। ये 5 साल का युद्ध ये चला था। दूसरा युद्ध जो आप अभी देख सकते हैं कि जब चाइना और यूक्रेन पे हमला कर रहा है, जो अभी कितना मतलब आज हो गया है, मतलब 10-11 मंथ हो गया है। जो 24 फरवरी को ही युद्ध स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल ही रहा है। ये लंबा समय तक युद्ध होता है, लंबा समय तक। और ऐसा नहीं है कि दोनों में ही मतलब कंपटीशन, दोनों को ही नुकसान होता है और इससे दोनों को नुकसान सारा होता है। उसके बावजूद भी पूरा वर्ल्ड पर, मतलब पूरा दुनिया पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यह युद्ध यूरोपीय कंपनी के महत्वाकांक्षाओं के कारण आरंभ हुआ क्योंकि इस कंपनी के द्वारा हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप हैदराबाद तथा फ्रांसीसी कंपनी तथा कर्नाटक के ब्रिटिश कंपनी के वशत्व में हो गया। फिर कर्नाटक में तीसरा युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह भी 5 साल चला। फिर उसके बाद है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश सफलता के कारण, जब ब्रिटिश यहाँ इंडिया में स्थापना हुआ पूरी तरह से, तो क्या क्या कारण था, जीतने का कारण क्या कारण था, उसका सफलता क्या कारण था? ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक रूप से अधिक पेशेवर और सफल रही। मतलब व्यावसायिक रूप में वो अपना पूरा गतिविधियाँ, मतलब पूरा व्यापार में बढ़ोतरी किया, जिसके कारण वह सफल रही। फ्रांसीसी कंपनी के विपरीत ब्रिटिश कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। मतलब ये फ्रांसीसी कंपनी का सिर्फ ज्वाइंट कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी में दोनों ज्वाइंट कंपनी थी, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ा रहा। इसके सरकार सुनिश्चित अस्तित्व कम था। ब्रिटिश कंपनी का सक्षम अधिकारियों जैसे क्वाइलेव, सर आइकुट की सेवा मिली। बंगाल के संसाधनों को ब्रिटिश कंपनी के लाभान्वित किया। जो बंगाल में जो संसाधन था, वो ब्रिटिश कंपनी उसका पूरा लाभ उठाया। फिर यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में कौन कौन सा कंपनी पहले आया, वही देखते हैं। पहले आया था पुर्तगाल, फिर डच आया, ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर क्या आया, फिर फ्रांसीसी आया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी का भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य में फैसला कर दिया। मतलब जो कर्नाटक का तीन युद्ध हुआ, जिसमें इंडिया में ही नहीं, उसका मतलब बाहर का भी उसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या आप इस कथन से सहमत है कि सरकारी हस्तक्षेप से भारत ने ब्रिटिश कंपनी के समानांतर फ्रांसीसी कंपनी के विफलता के सुनिश्चित कर लिया? अपने मत के स्पष्ट कीजिए। फिर है कि बंगाल में क्या हुआ? पलासी के युद्ध के क्या कारण था? जो पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, वो क्या क्या कारण था? पलासी का युद्ध के एक से अधिक कारण थे। जो पलासी का युद्ध था, वो युद्ध के कारण बहुत सारा था, जिसमें इन्हें निम्न में जैसे मौलिक कारण था। पहला था मौलिक कारण, दूसरा था तत्कालीन कारण, फिर एक था कि मौलिक कारण। ये मौलिक कारण क्या है? ये वैसे कारण थे जो बंगाल के नवाबों और आरंभ से ही परेशान कर रहे थे। ये कारण निम्नलिखित थे। ठीक है। नवाब मुर्शिद कुली खान के समय से ही दस्त दुरुपयोग का मुद्दा तथा ज्वलन मुद्दा रहा था। उसी प्रकार नवाब के दरबार में अधिकारियों के गुटबाजी तथा बंगाल के व्यापारियों में बैंकरों का असंतोष भी मुद्दा नहीं थी। तत्कालीन कारण, परंतु दो कारण से बंगाल में स्थिति बिगड़ती चली गई। जो तत्कालीन कारण से जो बंगाल में स्थिति जो बिगड़ी थी, वो दो कारण था। नवाब सिराउद्दौला का ब्रिटिश कंपनी से व्यक्तिगत आक्रोश था। जो ये कौन दौला? नवाब सिराजुद्दौला जो था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से हुआ, मतलब
आक्रोश था। ठीक है। दूसरा था नए नवाब में अनुभव की कमी थी। वो मतलब ये नवाब जो था वो उसका अनुभव जो कमी था, उसका एक्सपीरियंस बहुत कम था। फिर प्लासी का युद्ध का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा। फिर कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। कंपनी बंगाल के व्यापार में विश्वरोपण के बेहद संसाधन प्राप्त कर सकी थी। ब्रिटिश कंपनी अपने यूरोपियन प्रतिनिधियों को बंगाल से बाहर कर दी। फिर 1760 में बंगाल में नवाब के परिवर्तन हुआ। फिर यहाँ बताया गया है कि नए नए नवाब और कंपनी के मध्य संघर्ष था, बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर बक्सर के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था, ये सब बताया गया है यहाँ पर। और प्रश्न है कि पलासी का युद्ध एक 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 बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक विशाल घातक युद्ध था। जो ये पलासी का युद्ध था जो बहुत बड़ा सा विशाल घातक युद्ध था, जिसके कारण और क्या आप इस कथन को सहमत हैं कि पलासी का युद्ध एक खुला संघर्ष नहीं था, इसलिए यह एक महाहीन घटना है। निर्णायक युद्ध बक्सर के युद्ध से ही माना जाता है। जो इतना हुआ है। और क्लास में ये लेक्चर 4 का क्लास है जो मणिकांत सर पढ़ाए हैं। तो और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं उसको हम देखते हैं और हम रिवीजन करेंगे यहीं पर फिर से, और नेक्स्ट में देखते हैं।